पड़ताल टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त करमपाल। मेरे हाथ में ये वीज़ा है, कनाडा का वीज़ा है और मेरा छोटा भाई है देवेंद्र, इनका वीज़ा लगा है और ये अब कनाडा जाएंगे। दरअसल हमारे छोटे भाई जो देवेंद्र की पत्नी हैं, हमारी बहू रानी, वो 2 साल से कनाडा में ही हैं और अब देवेंद्र और इनके बेटे का, हमारे भतीजा है, उनका वीज़ा लग गया और ये स्पाउस वीज़ा लगा है। तो पति पत्नी का, पूरे परिवार का वीज़ा कैसे लग सकता है और पत्नी किस बेस पर वहाँ गई थी और किस बेस पर इनको बुलाया है, कितने दिन बाद इनका वीज़ा लगा है और वहाँ किस तरह क्या मौसम है, पत्नी वहाँ जाके पढ़ाई कर रही हैं और क्या नौकरी कर रही हैं और कनाडा कैसे जा सकते हैं और किस तरह से इन्होंने वीज़ा लगवाया, क्या इन्होंने प्रोसेस शुरू किया था, कैसे शुरू किया था। आप ये वीडियो पूरी देखें, किस तरह आप दलालों से बचकर सही तरीके से अपना वीज़ा लगवा सकते हैं और विदेश में जा सकते हैं। इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं। देवेंद्र भाई राम राम। राम राम जी। और सबसे पहले बधाई हो आपको। थैंक यू। और बताओ ये प्रोसेस कैसे शुरू हुआ था आपका, जो कनाडा का वीज़ा लगा है। सबसे पहले बहू रानी गई थी, तो उनका बताओ कि स्टार्टिंग प्रोसेस कैसे शुरू हुआ था। स्टार्टिंग प्रोसेस ये है जी, उन्होंने स्टार्टिंग में आईलेट्स क्लियर किया। उन्होंने आईलेट्स में बैंड स्कोर प्रॉपर आए, तो उसके बाद हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। कितने बैंड चाहिए उसमें? उसमें मिनिमम 6.5 बैंड चाहिए और ईच में 6 चाहिए। ओके। ओवरऑल 6.5। अब वो जितना हो सके उतना अच्छा है, इससे कम में नहीं होता काम। ओके। जो दलाल ये कहते हैं कि कम में 5.5 में करवा देंगे, बट वो झूठ बोलते हैं। ओके, तो यानी कि 6.5 चाहिए उसके लिए। यस। ठीक है। तो जैसे वो पहले आईलेट किया, उसके बाद फाइल कैसे स्टार्ट करें, जो वीडियो को देख रहे हैं लोग और वो कनाडा जाना चाहते हैं, तो उसके बाद की फाइल की स्टार्टिंग कैसे हुई प्रोसेस में? जो हमने वहाँ गुड़गांव से कोचिंग ली थी और गुड़गांव में ही एक कंसल्टेंट है जिसने हमारे को अच्छे तरीके से गाइड किया। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स उनने मांगे वो हमारे पास प्रॉपर तरीके से फिल करके और हमारा कंप्लीट प्रोसेस उन्होंने ईजिली करवा दिया। ओके। और कितना खर्चा आया इसमें? इसमें 1 ईयर का 10 लाख के समथिंग था और 2 ईयर का 10 + 10 और 6 लाख आया है GIC अकाउंट में। नहीं, ये तो आ गया वहाँ पढ़ाई का खर्चा। यस। जो यहाँ कंसल्टेंट के पास कितनी फीस लगी थी? कंसल्टेंट ने हमारे से कोई फीस नहीं ली। अच्छा, कोई फीस नहीं ली? यस। तो अप्लाई करने की कोई फीस, मतलब वो नहीं लेता यहाँ से? नहीं, कोई फीस नहीं ली थी। तो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। हाँ। जो प्राइवेट होते हैं वो फीस लेते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी मांग सकते हैं। ओके। तो कितने कॉलेज में, कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था शुरुआत में? मैंने 1 यूनिवर्सिटी और 3 कॉलेज में अप्लाई किया था, जिसमें मेरा 1 यूनिवर्सिटी में ही स्टार्टिंग में ही आ गया था और हमारे को $3,000 के समथिंग हमारे को स्कॉलरशिप मिली थी। ओके। अच्छा, स्कॉलरशिप किस बेस पे मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है नंबर्स के बेस पे, +2 में और ग्रेजुएशन में। ओके। 85 अबव होते हैं तो स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप मिल जाती है। यस। और कुछ कॉलेज ही देते हैं, वो सभी नहीं देते। ठीक है। तो पत्नी जो वहाँ हैं, किस चीज़ में एडमिशन लिया, क्या कोर्स किया उन्होंने? उन्होंने स्टार्टिंग ईयर में एडमिशन लिया HR मैनेजमेंट में और उसके बाद सेकंड ईयर में एडमिशन लिया ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में। ओके। उन्होंने 2 कोर्स किए थे और 2 कोर्स में उनके फाइनली 85% मार्क्स आए। ओके। HR मैनेजमेंट का 1 साल का था? यस। और दूसरा कोर्स था वो भी 1 साल का? यस। ठीक है। अब कितने साल हो गए उनको वहाँ पर? उनको हमारा कोविड के कारण 7 ईयर स्टार्टिंग ऑनलाइन यहीं से इंडिया से चली थी। उसके बाद हमारा जैसे सितंबर इनटेक में एडमिशन हुआ था, हमारा वीज़ा आया था फेब में। साल कौन सा? 2020। 2020 यस। में। ठीक है। हाँ। उसके बाद 21 में वो गए हैं, मार्च में गए थे और फेब में हमारा वीज़ा आया था। अच्छा, यानी कि सितंबर 2020 में आपका एडमिशन हो गया था। यस। लेकिन कोरोना के कारण वीज़ा नहीं आ पाया। वीज़ा नहीं आ पाया, वो प्रोसेस लेट हुआ और फिर हमारा 7 मंथ वीज़ा लेट आया। तो वो वीज़ा लेट आया, बड़ी धक धक तो हो रही होगी उस समय? यस, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे वीज़ा आया, फिर पत्नी को वहाँ भेजा?
यस, वो क्या था कि वीज़ा कई स्टूडेंट थे साथ में, मैडम के साथ थे, तो वो कईयों के 1-2 स्टूडेंट थे जिनका रिजेक्शन आया है। बट हमें उम्मीद थी, कुछ डर भी था, लेकिन यही है, भगवान ने चाहा तो अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ है। यस। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका वीज़ा किस बेस पे लगा है, जो अब आप और बेटा कल जाने वाले हो, आपका किस बेस पे लगा है? मेरा ओपन स्पाउस वर्क परमिट लगा है, जो मैडम के बेस पे लगा है, और मैडम ने वहाँ से अप्लाई किया और मेरा वीज़ा यहाँ पे 1 मंथ 3 डेज में आ गया। अच्छा। जैसे हमने सितंबर, हमने क्या था कि अभी सितंबर में फ़ाइल अप्लाई की थी 2020 में, और मेरा अक्टूबर में आ गया। अच्छा, ये बताओ, अभी है ना दर्शकों के बीच में सवाल ये घूम रहा होगा, ये स्पाउस वीज़ा किस बेस पे लगता है? पता ही चला जाए तो पत्नी बेटे को बुलाता है, जैसे पत्नी गई तो पति को और बेटे को बुला रही हैं, तो ये स्पाउस वीज़ा का थोड़ा बताओ। ये ऐसा होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड चला जाए तो वाइफ को बुला सकता है, बेटा है, बेटी है, कोई भी यानी कि फैमिली में मेंबर हैं, तो वो हस्बैंड है तो वो स्पाउस वीज़ा लगा सकता है, और वाइफ है तो वो स्पाउस वीज़ा लगा सकती है। यानी कि दोनों में कोई भी बाहर चला जाए, वो अपने डिपेंडेंट अपने फैमिली को बुला सकती है। डिपेंडेंट में सिर्फ पत्नी और बच्चों को ही, या अपने माता पिता को बुला सकते हैं? नहीं, पेरेंट्स को वो सिर्फ जो अनमैरिड होते हैं वो बुला सकते हैं। वो कंडीशन देखी जाती है कि इमरजेंसी है या क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स लगाने कंपलसरी होते हैं, जिसके कारण एम्बेसी भी ये प्रूफ देखती है कि वैसे ही बुला रहे हैं या कोई इमरजेंसी है या कोई फंक्शन है। ओके। ठीक है। अनमैरिड बुला सकते हैं, मैरिड पहले स्पाउस वर्क परमिट पे अपने स्पाउस को बुलाएगा, फिर माँ बाप को बुलाएगा। ओके। तो अभी जैसे मैडम वहाँ पर हैं, तो उनका तो 2 साल कंप्लीट हो गए उनको। यस। तो अब तीसरा साल उनको लग गया। यस। तो उनका जैसे वर्क वीज़ा उनको मिल गया? उनकी दिसंबर 2021 में स्टडी कंप्लीट हो गई थी 2 ईयर की। उसके बाद उनको वर्क परमिट मिलने में टाइम लगा, क्योंकि कोविड के कारण फाइलें अभी पेंडिंग ही चल रही हैं। अभी पीछे वाली फाइलें 4-5 लाख फाइलें पेंडिंग हैं। उसके बाद वर्क परमिट आया, वर्क परमिट जुलाई अगस्त में आया था, तो उसके बाद ही हम प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। उससे पहले नहीं कर पाए। अच्छा, जो वहाँ पर है, जब उसको वर्क वीज़ा मिलेगा तब वो स्पाउस को बुला सकते हैं? यस। अच्छा, वो क्या है कि वो स्टडी बेस पे भी बुला सकते हैं, बट ये है कि जो कोविड का सर्कल चला हुआ था ना, उसके कारण हमारा स्टडी परमिट भी लेट आया, वीज़ा भी लेट आया, स्टडी परमिट भी लेट आया, फिर वर्क परमिट भी लेट आया। ओके। और इन सब चीज़ों में टाइम होना चाहिए 3 से 6 मंथ का। तो ये चीज़ें हमारी लेट आती गई, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। नहीं तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट का 6 मंथ का प्रोसेस है। अच्छा, तो अभी जैसे आपका ये स्पाउस वीज़ा लगा है, तो ये आप वहाँ काम कर सकोगे, वर्क वीज़ा ही होगा ये आपका भी? यस, फुल टाइम वर्क है। बिल्कुल। तो फुल टाइम कितने साल का है आपका ये? ये हमारे को 3 इयर्स का मिला है, 2025 तक, 7th मंथ तक। अच्छा, 7वें जुलाई 2025 यस। तक। ठीक है। तो 7/7/2025 7/7/2025 तक का वर्क वीज़ा आपको फुल टाइम मिल गया। यस। और मैडम भी फुल टाइम रहेंगी तब तक वर्क वीज़ा पे हैं। हाँ जी। और वो स्टडी करना चाहे तो कर भी सकते हैं साथ में? हाँ, एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है। और स्टडी 2 साल की उन्होंने करने के बाद फिर वर्क वीज़ा मिला है उनको? यस। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे अब 2 साल उन्होंने वहाँ पढ़ाई कर ली और वर्क वीज़ा मिल गया है। यस। तो अब ये बताओ कि वहाँ PR के लिए कब अप्लाई कर सकोगे आप? PR के लिए क्या है कि वर्क परमिट आने के बाद उसमें नोक बी की जॉब कंपलसरी है। नोक बी मतलब? नोक बी का वहाँ पे कैटेगरी डिवाइड की गई है, नोक ए, नोक बी, नोक सी। तो वहाँ पे नोक बी में जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, नोक बी की सैलरी स्लिप
और वर्क एक्सपीरियंस लगा के फिर हम पीआर की फाइल अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए एक जर्नल का एक आइलेट्स देना होगा और उसमें भी 6.5 बैंड कंपलसरी है। वो किसको देना होगा? आपको भी? मैडम को। अच्छा, मैडम को देना होगा। और वो जब स्टडी के लिए गई थी तब भी उन्होंने दिया था? दोबारा देना होगा? हाँ जी। दोबारा तो इजी हो जाएगा, वो ऑलरेडी वो हो जाता है, इजी हो जाता है वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या लैंग्वेज वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं। ठीक है, तो मैडम वहाँ गई हुई हैं, तो अभी जैसे मैडम को वर्क वीज़ा मिला हुआ, तो महिलाओं के लिए वहाँ किस तरह के काम है, जैसे बताया होगा मैडम ने? वो डिपेंड करता है कि पर्सन कौन सा काम चूज करता है। जैसे मैडम ने स्टडी के साथ एचआर मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का कोर्स किया था, तो अभी फ़िलहाल वो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की ऑफिसर है वहाँ पे। ठीक है। और महिलाएं जैसे उन्होंने बताया होगा, उसके अलावा महिलाओं के लिए किस किस तरह से, क्योंकि है ना अभी अपने हरियाणा से और पूरे इंडिया से बहुत सारे लोग जा रहे हैं अपने बच्चों को, बेटियों को, अपने बुओं को भेजना चाह रहे हैं, तो ये जानना चाह रहे होंगे कि जैसे मैडम ने तो बताया होगा यहाँ क्या क्या स्कोप है, महिलाओं के लिए क्या क्या स्कोप है वहाँ पर? महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे स्कोप हैं वहाँ पे। ना तो ऐसा कोई पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, ना कोई क्राइम इतना है। बस ये है कि अपने काम पे फोकस करो और अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दो। इंडिया में भी माँ बाप हैं, बच्चे हैं या रिश्तेदार हैं, उनसे भी बातें करते रहो, उनसे मुंह ना मोड़ो। और माँ बाप सबसे पहले हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया। हमें भी कोशिश करेंगे कि उनको भी कभी ना तो गलत बोला जाए और ना गलत उनके साथ हो। और उनको भी कनाडा की सैर जरूर करवाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि देखो अब माँ बाप ने बड़े खून पसीने से अपने बच्चों को विदेश में भेजा, बड़ा खर्चा लगता है, तो कोशिश रहेगी कि माँ बाप को विदेश की धरती दिखाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इंडिया में क्या है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से लगा लो या कुछ यहाँ कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। नौकरियां खत्म हो गई हैं। बच्चे यहाँ पे खाली घूम रहे हैं। 20 से 25 साल 30 साल की उम्र के बच्चे यहाँ पे खाली घूम रहे हैं, नशा करते हैं। तो वही बात है, जब कोई काम ही नहीं करेंगे तो वो माँ बाप की क्या इज्जत करेंगे? बिल्कुल। और माँ बाप ही भगवान का रूप है। सही कहा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो भाई, छोटे भाई कितनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो आपका क्या प्लान है वहाँ, किस तरह कुछ कोर्स करने का या कुछ डिप्लोमा करने का, कुछ हुनर सीखने का, उसके बाद काम करने की प्लानिंग है? आपकी क्या प्लानिंग है अभी? मेरी प्लानिंग ये है कि मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेरा 12 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है MNC कंपनी में और इंडियन कंपनी में। और मैं गुड़गांव, मानेसर, मारुति की वेंडर कंपनी में भी काम कर चुका हूँ। और मेरा इलेक्ट्रिकल वेल्ड शॉप, प्रेस शॉप और यूटिलिटी का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं वहाँ जाके जैसे उनके कल्चर के अकॉर्डिंग वहाँ का सिस्टम इलेक्ट्रिकल का थोड़ा चेंज है और वहाँ के अकॉर्डिंग थोड़ा मेरे को 3 या 6 मंथ का एक डिप्लोमा होता है, वो करना पड़ेगा और जिससे मैं उनका सिस्टम समझ सकूं। वही अपनी ही लाइन में आप सेट हो जाओगे। हाँ जी जी, ये बहुत बढ़िया बात है। देवेंद्र भाई अपना इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे यहाँ गुड़गांव मानेसर में, इन्होंने बताया वहाँ कई मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर चुके हैं, तो उसी फील्ड में ही वहाँ महारत हासिल करेंगे। यस, ठीक है। और एक बेटा है, बेटे क्या नाम है? विहान। और बहू रानी का? रितु। यस, ठीक है। तो बेटा विहान भी साथ जा रहा है? यस, बिल्कुल। कितना वजन लेके जा रहे हो साथ में? मेरा 23 के 2 बैग हैं। हाँ। और एक 7 kg का है। यानी कि ये लगा लो कि हमारा 100 kg दोनों का हो जाएगा। दोनों का 100 kg हो जाएगा, इतनी परमिशन है उसमें? यस। ये सारी ये क्या है कि फ़्लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई लगेज कम वेट का मांगते हैं, कोई लगेज ज़्यादा का भी दे सकते हैं। ये फ़्लाइट टू फ़्लाइट डिपेंड करता है। ये पहले इन्फॉर्मेशन आपने ले ली सारी, कितना वजन लेके जाना होता है? ये उसके अंदर जैसे फ़्लाइट जैसे हम बुक करते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे लिखा रहता है, सब इन्फॉर्मेशन पहले ही रहती है, बुकिंग बाद में होती है। ओके। अच्छा, कनाडा में कौन से शहर में जा रहे हो? कनाडा में ब्रम्पटन। ब्रम्पटन में? यस। तो ये ब्रम्पटन वहाँ स्टेट है क्या कोई? यस।
ओके, शहर है। ओंटारियो टोरंटो उसमें है। ओके, और मौसम कैसा है वहाँ पर? मौसम अभी फ़िलहाल ठंड का है। अच्छा। स्नो गिर रही है। तो इतना जैसे -5 -6 हो जाता है तो नॉर्मली स्नो गिरती है तो कोई ऐसी ठंड की प्रॉब्लम आती नहीं। बट ये है कि जब हवाएं चलती हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये तो जैसे अपना कश्मीर है, इस तरह का मौसम हो गया वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वाह, बिल्कुल ठंडा मौसम है। अभी ये 3 to 4 मंथ रहेगा ऐसा। अच्छा। उसके बाद नॉर्मली अपने जैसा हो जाएगा, यानी कि 28-30 डिग्री टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। ओके ओके। हाँ, कुछ इलाके हैं जो एरिया हैं जो ज़्यादा ही ठंडे हैं, 6 मंथ तक रहती है। लेकिन सबको ये नहीं पता रहता है कि कौन से एरिया में जाएं, कौन से में नहीं जाएं। जब वो वहाँ पे कोई बंदा रहता है वो गाइड कर सकता है। अभी कई नोवा स्कोशिया है या 1-2 स्टेट प्रोविंस ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा ठंड है, और वहाँ काम भी नहीं हो कर वहाँ काम भी कम है। टोरंटो में काम अच्छा है, वहाँ इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है और प्रॉब्लम ऐसी आती नहीं कभी। और जैसे ग्रोसरी स्टोर हैं वो भी अपना इंडियन खाना वाना सब कुछ मिलता है वहाँ पे। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ कि जैसे आप वहाँ अभी जा रहे हो तो आपका तो टिकट के सिवाय कोई खर्चा नहीं लगा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा मेरा। सिर्फ मेडिकल की फ़ीस लगी थी, बायोमेट्रिक्स मेरा फ्री हुआ था और बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग का। और ये बताओ, जैसे मैडम ने वहाँ बताया और मैडम ने पढ़ाई भी की वहाँ पर, तो शुरुआत में तो आपने खर्चा किया होगा यहाँ से, पहले साल का जो आपने बताया था, फीस का सब कुछ, GICV सब कुछ। सेकंड ईयर का मैडम ने अपने आप खर्च निकाल लिया था, वो सेकंड ईयर का भी घर से करना पड़ा? एक्चुअली क्या था कि जो हमारा 7th मंथ वीज़ा लेट आया ना, तो 2 सेमेस्टर तो यहीं पे हो गए। जब 3rd सेमेस्टर में वहाँ गई तो 3rd सेमेस्टर की फ़ीस भी मैंने यहीं से पे करी थी, क्योंकि उनके पास वहाँ जाते ही तो जॉब थी नहीं। और यहाँ से जब 4th मंथ में वो हुई तो 3 मंथ में वो गई, तो 4th मंथ की फ़ीस उन्होंने अपने आप निकाल ली। 4th सेमेस्टर की? वो सॉरी, 4th सेमेस्टर की। तो 3 सेमेस्टर की आपको भरनी पड़ी, यानी कोरोना ने काफ़ी नुकसान कर दिया है। नुकसान लगा लो या कुछ भी लगा लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वो 7th मंथ यहाँ से मैंने फ़ीस तो पे करी, बट ये थी कि मेरी फैमिली मेरे साथ थी। फैमिली साथ थे। यदि वहाँ पे चले जाते तो वो कोविड में वहाँ जॉब नहीं कर पाते और यहाँ पे मैं ऐसे ही बैठा रहता और वो वहाँ पे बैठे रहते। बिल्कुल। तो अभी दिल्ली से फ्लाइट पकड़ोगे आप? हाँ जी। रास्ते में स्टे कहाँ करेगी? लंदन। और उसके बाद फिर सीधा टोरंटो। जी, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं देवेंद्र भाई को। थैंक यू। और आप वहाँ कनाडा में जाओ, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। और देवेंद्र भाई से वहाँ की वीडियो भी हम लेते रहेंगे और वहाँ का हाल चाल वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ के आपको वहाँ की अपडेट जानकारियाँ देते रहेंगे कि वहाँ का किस तरह का माहौल है, किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, यहाँ से बच्चे जाएँ तो वहाँ किस चीज़ में दाखिला लें और वहाँ का वर्क वीज़ा कैसे मिलता है। क्योंकि आजकल बहुत सारा ज़्यादा लोगों को स्टडी वीज़ा के साथ इस चीज़ की डिमांड है कि वर्क वीज़ा हमें कैसे मिले, तो उसके बारे में भी देवेंद्र भाई वहाँ जाएगा तो इनको सारी नॉलेज हो जाएगी, उसके बारे में भी आपसे बात करते रहेंगे। बिल्कुल, हम टच में रहेंगे। तो आप वीडियो अच्छी लगे आप इसको शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद देवेंद्र भाई। धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू, नमस्कार।